Hello and welcome dear students. Today we will be discussing about the cell theory. Dear students, हम आज देखेंगे सेल थ्योरी हमें क्या बताती है एंड इस सेल थ्योरी को किन साइंटिस्ट्स ने प्रपोज किया। ये दोनों चीज़ें हम आज देखेंगे एंड इस सेल थ्योरी के मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है एंड एक्सेप्शंस क्या है इन सेल थ्योरी के, हम आज वो भी देखेंगे। So the cell theory was proposed by the two scientists, that is Shiladin and Shiva, in the year 1839. सो शिलडिन और शिवा ने रिसर्च करके प्लांट्स एंड एनिमल्स पे रिसर्च करके इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था माइक्रोस्कोपिकल रिसर्चेस ऑन द सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस रिसर्च पेपर में ये एक्सप्लेनर था कि प्लांट्स और एनिमल्स में स्ट्रक्चर में क्या कॉमन है। जैसे दो हाउसेस सेम ब्रिक्स के बने हुए होते हैं, सिमिलरली प्लांट्स भी और एनिमल्स भी सेल्स के बने हुए हैं। इस रिसर्च पेपर में यही एक्सप्लेन किया गया था। लेटर दिस सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रूडोल्फ वर्को। हम वो भी देखेंगे क्या मॉडिफिकेशन हुई और हम ये भी देखेंगे अलग अलग इन साइंटिस्ट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है टू द सेल थ्योरी। बेटा सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मैथियस शिलडिन। सो ये जो थे मैथियस शिलडिन, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया एंड देखा कि हर एक प्लांट जो है वो सेल्स का बना हुआ है। तो इस साइंटिस्ट मैथियस शिलडिन ने क्या कहा, इन 1838 मैथियस शिलडिन was a German botanist, examined a large number of plants and observed that all the plants are composed of different kinds of cells. So इन्होंने क्या प्रपोज किया कि हर एक प्लांट सेल्स का बना हुआ है एंड ये जो सेल्स है ये मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। सो मैथियस शिलडिन ने क्या कहा, एक तो इन्होंने ये कहा कि हर एक प्लांट सेल्स का बना हुआ है एंड ये भी कहा कि ये सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। ये उन्होंने 1838 में कहा। देन कम्स आवर जोलॉजिस्ट थियोडोर शीवान जो है वो एक जोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। एंड इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स के टिश्यूज़ को एग्जामिन किया एंड इन्होंने क्या देखा कि हर एक एनिमल जो है वो सेल्स का बना हुआ है। ये उन्होंने कब देखा, ये उन्होंने 1839 में देखा। शिलडिन ने कब देखा था, 1838 में, एंड शिवान ने कब देखा है, 1839। एंड 1839 में ही उन्होंने कहा कि हर एक एनिमल जो है वो सेल्स का बना हुआ है। हम सारी चीज़ें देखेंगे कि शिवान जो है इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए, क्या क्या स्टेटमेंट्स बोले एंड किस किस चीज़ को देखा। सो जो थियोडोर शीवान थे इन्होंने क्या देखा, ये एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी किया एंड इन्होंने क्या देखा कि हर एक एनिमल सेल में ये जो आउटर बाउंड्री है ये हर एक एनिमल सेल में मौजूद है। इन्होंने देखा कि हर एक एनिमल सेल में एक आउटर बाउंड्री मौजूद है एंड इस मौजूद चीज़ को हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो थियोडोर शीवान in 1839, who was a British zoologist, studied different types of animals and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. So ये स्टेटमेंट किसने दिया, थियोडोर शीवान। इन्होंने ये भी बताया क्या, इस बात को आप जहन में रख के, इन्होंने प्लांट सेल्स को भी ऑब्जर्व किया, प्लांट सेल्स को भी एग्जामिन किया। इन एडिशन टू एनिमल सेल्स इन्होंने प्लांट सेल्स को भी एग्जामिन किया एंड क्या बताया, द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स।
तो ये स्टेटमेंट किसने बताया? ये भी शिवन ने बताया। वो जोलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया प्लांट सेल्स के लिए। सो ये यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये आपको लगेगा कि ये शेल्डन ने बताया था, क्योंकि वो बॉटनिस्ट थे, लेकिन ये शेल्डन ने नहीं बताया, ये शिवन ने बताया। क्या बताया? द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। ये जो प्लांट सेल्स में आउटर सेल वॉल होता है, इन्होंने कहा कि ये यूनिक टू प्लांट्स है, ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता। ये भी किसने कहा? शिवन ने। तीसरा जो स्टेटमेंट है शिवन का, उन्होंने क्या कहा? शिवन प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी और बताया क्या? इन्होंने बताया दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो इन्होंने जब बहुत सारे एनिमल्स के टिश्यूज़ को एग्जामिन किया, इन्होंने देखा कि हर एक एनिमल सेल्स का बना हुआ है। एंड इन्होंने क्या कहा? हर एक एनिमल और प्लांट, दोनों चीज़ें, एक एनिमल और हर एक प्लांट सेल्स का बना हुआ है एंड सेल के प्रोडक्ट्स का, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसिस जो होती है वो ब्लैंक नहीं होती है, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो शिवन ने क्या कहा? जो प्लांट्स और एनिमल्स है, दोनों सेल्स के बने हुए होते हैं और सेल के प्रोडक्ट्स के। So who formulated the cell theory? Sheldon and Shivan together formulated the cell theory. And इस सेल थ्योरी ने हमें क्या बताया? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स किस चीज़ के बने हुए हैं, यही एक्सप्लेन किया इस सेल थ्योरी ने। क्या बताया? कि हर एक प्लांट और हर एक एनिमल बना हुआ है सेल्स का और सेल के प्रोडक्ट्स का। लेकिन सबसे बड़ा जो डीमेरिट था इस सेल थ्योरी का, वो क्या था? दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वायर फॉर्मड। तो ये जो थ्योरी है, इसमें एक लैकनेस थी। क्या लैकनेस थी? इस थ्योरी ने हमें ये नहीं बताया कि जो नए सेल्स है, जो नए सेल्स बनते हैं वो आते कहाँ से है। तो इस थ्योरी का सबसे बड़ा डिमेरिट यही था कि इसने नहीं बताया कि जो नए सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं। यही बताने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए एंड उसी ने इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? रूडोल्फ वर्को। सो रूडोल्फ वर्को in 1855 first explained that cells divided and new cells are formed from the pre-existing cells। तो हम ये देखेंगे क्या? तो रूडोल्फ वर्को ने क्या देखा? उन्होंने बताया कि ये जो नए सेल्स है, ये जो नए सेल्स बने हुए हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये पुराने सेल्स से ही आते हैं। कैसे? पुराने सेल्स डिवाइड करते हैं तब जाके नए सेल्स बनते हैं। तो इन्होंने सेल थ्योरी का ये डिमेरिट दूर किया और बताया ये जो नए सेल्स है ये पुराने सेल्स के डिवीजन से ही आते हैं। एंड इस चीज़ को उन्होंने ऐसे कहा, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब है न्यू सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो ही मॉडिफाइड द hypothesis of Sheldon and Shivan to give the cell theory a final shape। तो सेल थ्योरी जो हम आज समझते हैं उसमें क्या क्या प्रपोजिशंस है? उसमें ये है, all the living things are composed of cells and the products of cells। So all the living things, be it animals or plants or unicellular animals or unicellular plants, all are made up of cells and the products of cells। And the second thing, that all the cells arise from the pre-existing cells। So जो नए सेल्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? पुराने वाले सेल से बनते हैं। ये भी सेल थ्योरी ने ही एक्सप्लेन किया। So now we will discuss about cell, the structural and the functional unit of life। बेटा आपने पुरानी क्लासेस में या लोअर क्लासेस में बहुत देर से ये पढ़ा होगा that cell is called as structural and the functional unit of life। And now we will see why is it so।
what do we mean by the structural unit and what do we mean by the functional unit. First we will see why the cell is called as the structural unit. क्यों हम कहते हैं cell is the structural unit of living organisms. देखिए क्यों, अगर आप हर एक एनिमल ले लें या हर एक प्लांट ले लें या हर एक फंगाई ले लें, तो हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है. ये देखिए, हमने रिनोसेरॉस देखा, लायन देखा या मंकी देखा या डॉग देखा, तो हर एक एनिमल या हर एक प्लांट भी सेल्स का बना हुआ है. जब हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है तो सेल को हम क्या कहेंगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इनमें क्या है, उनमें ये जो सेल्स है ये ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू टिश्यूज़ एंड फिर ये टिश्यूज़ बनाते हैं ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम एंड फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है. सो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें भी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? वो सेल है. नॉट ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अगर हम हर एक किंगडम देखें बायोलॉजी का, बीट एनिमलिया, बीट फंगाई, बीट प्लांटी, बी इट यू बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, या बी इट आर्की बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर आर्की बैक्टीरिया है, और बी इट प्रोटिस्टा जो प्रोटिस्टा है, हर एक किंगडम ऑफ लाइफ सेल्स का बना हुआ है. दैट इज वाई सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. So why the cell is known as structural unit of life? The cell is the smallest unit of life because all the living beings are made up of cells. Hence a cell is called as the structural unit of life. Now we will discuss why the cell is known as the functional unit of life. Dear students, अगर आप देखें जो सेल है वो कुछ प्रोसेसेस करती है, कुछ लाइफ प्रोसेसेस में काम लेती है जिससे लाइफ क्रिएट होती है. जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है. सेल में भी मेटाबॉलिज्म है. लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करता है, सेल भी रेस्पॉन्स करती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन करता है, अपना हीमोस्टेसिस, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन करता है एंड सेल भी वो करती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, सेल भी होती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, सेल भी करता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है, सेल भी लेता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करता है, सेल भी करती है. सो जो लाइफ प्रोसेसेस है ये स्टार्ट ही होते हैं सेल से. तो सेल जो है वो हर एक लाइफ प्रोसेसेस में हिस्सा लेती है. वो हर एक लाइफ प्रोसेस जो है वो कर सकती है, वो ये सारी चीज़ें कर सकती है जिससे वो ज़िंदा रह सकती है. अगर हम देखें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो कैपेबल है ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकेले ही ज़िंदा रह सकते हैं, हालांकि उनमें सिर्फ एक ही सेल है. तो एक ही सेल जो है वो कैसे ज़िंदा रह सकती है? वो सिर्फ इसलिए ज़िंदा रह सकती है क्योंकि जिन चीज़ों से लाइफ क्रिएट होती है सेल वो सारी चीज़ करती है. सेल वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करती है. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. अगर हम देखें यहाँ पर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पैरामीशियम. इसमें एक ही सेल है, लेकिन एक ही सेल आप देखिए कितने काम करती है. सेल एक्सक्रीट भी करती है, हीमोस्टेसिस भी मेंटेन करती है, रेस्पॉन्ड भी करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी करती है, न्यूट्रिशन भी लेती है, ग्रो भी करती है एंड रिप्रोड्यूस भी करती है. एंड यही सारी चीज़ें जो है इसी से तो लाइफ क्रिएट होती है. तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये कैपेबल है ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. वाई? बिकॉज सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल से ही लाइफ के जो फंक्शंस है वो स्टार्ट होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं सेल इज़ known as the functional unit of life because a cell is capable to perform all the life activities.
So why cell is functional unit? A cell is capable of carrying out all the life processes such as nutrition, excretion, respiration, etc. Hence it is called as the functional unit of life. तो dear students, I think आपको पता चला होगा why the cell is known as the functional unit of life. Now we will see what is it that makes an organism living and what is it that makes an inanimate thing non-living. एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए? सेल. विदाउट सेल एन ऑर्गेनिज्म कैनॉट बी लिविंग. सेल का होना ज़रूरी है. एंड जो ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, बी इट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सब सेल्स के बने हुए होते हैं. सो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन सी चीज़ लिविंग बनाती है, कौन सी चीज़ लाइव बनाती है, वो सेल है. विदाउट सेल हम उसे लिविंग नहीं कह सकते. सो ऑर्गेनिज्म जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं. On the basis of number of cells, organism can be divided into two types. That is the unicellular organisms and the multicellular organisms. Unicellular organism is that organism that is having only a single cell. Like amoeba, like bacteria, like paramecium, all of these are having a single cell. And multicellular organisms are those organisms that are consisting of many cells, like that of plants and animals. Here are some of the examples of unicellular organisms like paramecium, it is a unicellular organism. Amoeba, it is a unicellular organism. Bacteria, it is a unicellular organism. And yeast, it is a fungus, but it is also a unicellular organism. Now, how did the multicellular organisms evolved? Actually, क्या हुआ, जो unicellular protists थे वो कंबाइन हो गए, उन्होंने एक कॉलोनी बनाई एंड इसी कॉलोनी ने बाद में जाके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को इवॉल्व किया. सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ से बने? यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट्स से. कैसे? इन्होंने कॉलोनी बनाई, फिर इसी कॉलोनी ने जाके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को इवॉल्व किया. So now anything that is less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सेल से कम जो भी कोई चीज़ है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती. लाइक दैट ऑफ वायरसेस. वायरसेस जो है वो एक कंप्लीट सेल नहीं है, इसीलिए वायरस जो है उनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. सो एनीथिंग दैट इज लेस देन ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. Hence, the cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. So now, where do the viruses stand? जो वायरसेस है उनमें तो सेल्स नहीं है, लेकिन वायरसेस डिजीज़ भी करते हैं. लाइक HIV, हेपेटाइटिस वायरस है, इबोला वायरस है, बैक्टीरियोफेजस है, रेबीज वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है, पेपिलोमा वायरस है, रोटा वायरस है, हर्बस वायरस है. ये जो सारे वायरसेस है ये बहुत सारे डिजीज़ करते हैं. लाइक रेबीज वायरस, ये रेबीज करता है, रेबीज जैसी डिजीज़ करता है. तो जब ये डिजीज़ एक इंसान को लगा सकते हैं, जब ये एक इंसान के लिए डिजीज़ का बायस बन सकती है, तो ये लिविंग क्यों नहीं है? डियर स्टूडेंट्स, ये लिविंग इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं है. इनको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अपनी मशीनरी को चलाने के लिए एक सेल की ज़रूरत होती है. एंड विदाउट द सेल दे आर हैविंग नो लाइफ. सो आर viruses considered living? No. Why? Because they are having structure that is lesser than the cell. So we can say viruses are not considered as living. Why? Because they are having the structure that is lesser than the cell.
So viruses do not have cells. They are very small. They are much smaller than the cells of living things and are basically just the packages of nucleic acid and protein. You can see here, here is the example of a virus. ये जो अंदर है इसमें, ये इसका न्यूक्लिक एसिड है, चाहे फिर वो डीएनए हो या आरएनए हो, एंड ऊपर से ये जो है ये कवर, ये इनका कैप्सिड है। यही दो चीज़ें होती है वायरस में, एंड सिर्फ इन दो चीज़ों से लाइफ क्रिएट नहीं होगी। तो इसीलिए इन वायरसेस को सेल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अटैक करेंगे सेल को। वाइल दे एंटर इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे अटैक आवर सेल्स एंड एंटर इनटू द सेल, एंड ये सेल की मशीनरी को हैक करते हैं एंड हमारे सेल के जो ऑर्गेनेलीज है, जो साइटोप्लाज्म है, उसको यूज़ करके अपने आप की प्रोजेनी को बढ़ाता है एंड डिजीज़ क्रिएट करता है। सो आर वायरसेस लिविंग? नो। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग ए स्ट्रक्चर दैट इज लेसर दैन सेल एंड they are just the packages of nucleic acid and protein which cannot be called as a complete cell. So they are lacking a complete cell, and it is impossible for anything that is less than a cell to be live independently. Hope you understand this lecture. Subscribe our channel for further lectures.